हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोनू कुमार और आपको अपने इस सेशन में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्योंकि इनके तरफ से वैकेंसी रिलीज हुई है वैसे कैंडिडेट के लिए जो बीटेक किए हुए हैं और उसके साथ साथ बीई भी किए हुए हैं और उसके साथ साथ टेक्निकल डिग्री है जिनके पास, या तो आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इसमें सैलरी भी अच्छी मिलती है, मतलब कि 80,000 के ऊपर तक सैलरी मिलती है पर मंथ। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये सैलरी जो है स्टार्टिंग सैलरी है। अगर आप इसमें ज्वाइन होते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो है स्टैंडर्ड इंक्रीज होती है, आपकी जो लाइफ इंक्रीज होती है। ठीक है। हम बात करने वाले हैं सारी चीज डिटेल से यहाँ पे बात करने वाले हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है ना। और उसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, सारी चीजें हम ए टू जेड अच्छे से बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्त। तो बेसिकली आपको सबसे पहले यहाँ पे हमारे साथ बना रहना पड़ेगा और लास्ट तक देखें। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 200, मतलब कि 200 सीट यहाँ पे रिलीज करा गया है। इसी 200 सीट में आपको फाइट करना है और उसके बाद फाइट करके आपको यहाँ पे सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा गया द कंपनी प्रोसेस टू रिक्रूट यंग एंड डायनेमिक कैंडिडेट। तो वैसे कैंडिडेट जो यंग हैं और काम करना चाहते हैं और पूरी लगन से काम करना चाहते हैं, पूरी मेहनत से काम करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने स्टैंडर्ड को इंक्रीज करके एक अच्छे लेवल पर लाना चाहते हैं, अपनी फैमिली का के लिए एक अच्छा कुछ करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है। अगर हम बात कर लें तो डिफरेंट ये जो वैकेंसी है ना, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे डाला रखा गया है। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है यहाँ पे। और फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए जो है नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स मतलब कि यदि आपने इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल से इंजीनियरिंग किया हो, या तो आपने कोई भी टेक्निकल कोर्स किया हो जैसे कि बीई किया हो या बीएससी किया हो, लेकिन आपने ऑटोमोबाइल से किया हो, तब आपको जो है यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। आपके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है। ठीक है। यदि आप केमिकल इंजीनियर हो, या तो आपने बीई किया हो या बीटेक किया हो, या आपने बीएससी किया हो केमिकल ब्रांच से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। फिर उसके बाद मेकाट्रॉनिक्स के लिए भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। आपके लिए नंबर ऑफ सीट जो है 10 है यहाँ पे। वह डाटा एनालिटिक्स मतलब कि सीएच ब्रांच में डाटा एनालिटिक्स होता है, फिर आईटी सेक्टर में भी होता है। तो आप अगर वहाँ से उस ब्रांच से आप यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हो, उस सेक्टर में पोस्ट पे जाना चाहते हो, डाटा एनालिटिक्स का पोस्ट पे जाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो यहाँ पे 20 नंबर ऑफ सीट है यहाँ पे। फिर लीगल जो लोअर हैं, लीगल मतलब लोग की तरफ से, या तो एलएलबी करके आपने जो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एलिजिबल हो लीगल पोस्ट के लिए। और आपके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है। तो यहाँ पे 20 मतलब कि 100, मतलब कि जो भी प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके लिए 100 नंबर ऑफ डिग्री है। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट सीट यहाँ पे अवेलेबल है। नंबर ऑफ सीट जो है 100 है। और आपको यहाँ बता दूं कि जर्नलिस्ट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 100 है। मतलब कि 100 प्लस 100 टोटल कितना हो जाए 200। तो 200 वैकेंसी यहाँ पे आपके लिए एलिजिबल अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, एग्जाम देना चाहते हो, तो आप जरूर एग्जाम दो, क्योंकि ये नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जर्नलिस्ट में है ना, कोई भी स्पेशल कोर्स, स्पेशल डिग्री का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये यदि आपने बीए सिंपल कर रखा है, या तो आपने बीएससी सिंपल से कर रखा है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और अच्छा जॉब पोस्ट पा सकते हो। ठीक है। अब हम बात कर लें जैसे कि यहाँ पे ना किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए ना, स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सीट अलॉट कर दिया गया। जैसे कि एससी में हो, आप अगर एससी से हो, शेड्यूल कास्ट से हो, तो नंबर ऑफ सीट 15 है। यदि आप एसटी से बिलोंग करते हो तो नंबर ऑफ सीट 70 है जो आपके लिए रिजर्व कर रखा है। ठीक है। ओबीसी से हो नंबर ऑफ सीट 27 है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस से है तो नंबर ऑफ सीट 10 आपके लिए रिजर्व कर रखा है। यदि आप अनरिजर्व हो तो आपके लिए 41 सीट है। 41 सीट में आप आराम से उसमें जा सकते हो। ठीक है।
तो टोटल नंबर ऑफ सीट 100 है। उसी तरह यहाँ पे भी सारी सीट अलाउट किए गए हैं, तो उसके लिए भी नंबर ऑफ सीट 100 है, तो कहीं ना कहीं 200 सीट यहाँ पे एलिजिबल हो जाता है ना। अगर आगे हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में बात करें जो हमारे लिए जरूरी है, तो कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखें कि यदि आप इंडिया से हो तो अप्लाई कर सकते हो, यदि आप नेपाल से हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, यदि आप भूटान से हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, यदि आप रिफ्यूजिस हो मतलब कि आप इंडिया आए हो मतलब किस समय 1962 में, जनवरी 1962 में आप इंडिया में आकर रह रहे हो, आपके फैमिली रह रहे हैं, दादा परदादा रह रहे हैं यहाँ पे, तब आप जो है आप इसमें फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, वो तो बात है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आप खुद से देख लो, अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशन है, वो भी देख लेते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पे एक पोस्ट है रिस्क मैनेजमेंट, तो उस पोस्ट के लिए ना कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने अगर बीई कर रखा है या तो आपने बी टेक कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बस शर्ते आपका जो ग्रेजुएशन का आपका जो डिग्री का मार्क्स है ना 60% से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका जो मार्क्स है 60% से मतलब बिलो 60% है तो कहीं ना कहीं आप मार खा जाते हो, आप यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, और SC ST के लिए जो 5% एक्स्ट्रा कर सकते हैं डिस्काउंट कर दिया गया है, मतलब कि रिलैक्सेशन दे दिया गया है, तो 5% एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दे करके मतलब 55% आपका होना चाहिए। अगर आप 55% से नीचे हो तो आप इसमें एलिजिबल हो नहीं हो, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, साफ शब्दों में कर देता हूँ। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है रिस्क मैनेजमेंट से तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आपने ME या MTech कर रखा है, ठीक है, ME या MTech कर रखा है, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन रिस्क मैनेजमेंट से किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। तो यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या तो आप बीकॉम कर रखा हो तो आप वो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्राइटेरिया ये है कि आपका जो है मार्क्स 60% से अबव होना चाहिए, अगर बिलो है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और वही फंडा यहाँ पे SC ST के लिए दिया गया कि 5% रिलैक्सेशन दे दिया गया है, और उसकी अगर बिले हो 55% से बिले हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, साफ सुथरा बता देता हूँ। ठीक है, अब M.Com जिन्होंने किया है कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में दिया है कि यदि आपने BE कर रखा है या तो BTech कर रखा है इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है, लेकिन आपका जो है 60% मार्क्स से अबव है आपका मार्क्स, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यदि आप 60% मार्क्स से आपका मार्क्स कम है तो अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सेम फंडा यहाँ पे SC ST के लिए दिया गया कि 5% रिलैक्सेशन दे दिया गया है। अब यहाँ पे ME MTech के लिए बात करें तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में यदि आपने ME या MTech किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो BE या BTech किए हो केमिकल इंजीनियरिंग से और आपका जो 60% मार्क्स से अबव है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे SC ST के लिए 5% रिलैक्सेशन दे दिया गया है। यदि आप 55% से अबव हो तो भी तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, है ना। और यदि आपने MTech या ME कर रखा हो केमिकल इंजीनियरिंग से या तो मैं मर्चेंट्रॉनिक्स से तो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और डाटा एनालिटिक्स के बारे में बात कर लें तो अगर आपने BE और BTech कंप्यूटर साइंस से किया हो या तो IT से किया हो या तो कंप्यूटर साइंस के किसी ब्रांच से किया हो ना तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्राइटेरिया ये रखा गया है कि 60% मार्क्स से अबव होना चाहिए। अगर आप 60% मार्क्स से आपका मार्क्स बिलो है तो कहीं ना कहीं आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, और 50% मार्क्स से अबव होना चाहिए। SC ST के लिए 5% रिलैक्सेशन दे दिया गया है। ठीक है, अब हम बात कर लें जैसे कि यहाँ पे लीगल के लिए, जैसे कि आप इसमें लॉ के अकॉर्डिंग जो आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो यहाँ पे बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ के लिए, जैसे कि LLB होता है ना बैचलर कुछ डिग्री, तो उसी की तरह लॉ की डिग्री होना चाहिए आपके पास। 60% मार्क्स से अबव होना चाहिए आपका मार्क्स। यहाँ पे 5% SC ST के लिए रिजर्व कर दिया गया, मतलब रिलैक्सेशन दे दिया गया है। और यहाँ पे मास्टर डिग्री भी होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो ध्यान देना कि यदि आप लीगल से अप्लाई करते हो, लीगल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिसिंग लॉयर में। तो आपके पास लॉयर का 2-3 साल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यदि आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 1 साल जो है आपको रिलैक्सेशन दे दिया गया है, तो 2 साल का आपके पास प्रैक्टिस का लॉयर का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं जर्नलिस्ट के लिए। तो जर्नलिस्ट के लिए दिया गया द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज ग्रेजुएट डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% मार्क्स। तो कहा गया कि मतलब कि यदि आप जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ऐसा मैटर नहीं करता कि कौन से ब्रांच से या कौन से डिसिप्लिन से या कौन से ऐसा सब्जेक्ट लेके आपने पढ़ाई किया है, बस आप ग्रेजुएट हो या तो आप बीए कर रखा हो, है ना, या तो आप बीएससी कर रखा है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बस आपका जो है 60% मार्क्स से आपका मार्क्स अब होना चाहिए, ये क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, और हम कुछ चीजें बात कर लेते हैं, और ये सारी चीजें आप देख लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना मैं उसके बारे में ज्यादा आपको बात करूंगा। ठीक है, आपसे बात करूंगा ताकि ज्यादा नॉलेज मिल पाए। ठीक है, यदि आप इसको कवर करना चाह रहे हो, इस सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना चाह रहे हो, तो मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ, वहां पे आप जाकर पढ़ लो, अच्छा समझ लो। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन फी के बारे में बात कर ले। तो एप्लीकेशन फी जैसे कि यदि आप जैसे कि ओबीसी से हो या तो अनरिजर्व कैटेगरी से हो, तो आपको लिए जो है 1000 पेमेंट रखा गया है, और साथ ही साथ 1000 प्लस करके जीएसटी रखा गया है। तो 1000 प्लस जीएसटी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये फी जो है आपका नॉन रिफंडेबल है, मतलब कि आपको अगर जैसे कि फॉर्म फिल करते समय एरर हो जाता है, आपका पैसा कट गया, तो आपको ये पैसा रिफंड नहीं होगा। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसा होते हैं ना कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वो पैसा रिफंड हो जाता है, तो इसमें ऐसा है कि इसमें आप पेमेंट कर देते हो तो वो पैसा रिफंड नहीं होगा। ठीक है, यदि आप SC ST हो, SC ST से बिलोंग कर रहे हो, या तो आप मतलब कि PWBD से बिलोंग कर रहे हो, या तो आप कोई भी एम्प्लॉय हो उस मतलब कि PSGI कंपनी की कोई एम्प्लॉय हो, तो आपके लिए जो है यहाँ पे 250 रुपया प्लस जीएसटी रखा गया है। आप इसमें इतना पेमेंट करके ये फॉर्म कंप्लीटली फिल कर सकते हो। ठीक है, अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें दोस्त, तो इम्पोर्टेंट डेट जो है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग का डेट जो है 15 अक्टूबर 2024 है। मतलब कि आज 13 अक्टूबर हो रहा है, सॉरी आज कितना, आज 15 अक्टूबर, मतलब कि आज ही से ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है। आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और यहाँ पे लास्ट डेट जो है 5 नवंबर 2024, मतलब कि 20 डेज का आपको जो है यहाँ पे फॉर्म फिल करने का टाइम दे दिया गया है। आप इस 20 दिनों में आप फॉर्म फिल कर दो अगर आप करना चाह रहे हो। ठीक है, अगर लास्ट डेट ऑफ पेमेंट की बात कर ले तो वो सेम डेट रखा गया है, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। और यहाँ पे दिया गया डाउनलोड फॉर कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू, तो 10 डेज ऑफ पीरियड ऑफ एक्चुअल डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, मतलब कि डेट जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है उसके 10 दिन पहले ही आपका जो है यहाँ एडमिट कार्ड रिलीज होगा, और उसके बाद वहां से डाउनलोड कर सकते हो। कुछ चीजें यहाँ पे जैसे कि एप्लीकेशन प्रोसीजर है, तो आप यहाँ पे पढ़ लेना कि जैसे आप फॉर्म फिल करते हो ना, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाला है, कितना रुपया लगने वाला है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप किस अरेंज कर लेना है यहाँ पे। और देखो सिलेक्शन प्रोसीजर, देखो यहाँ पे देख लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा गया द सिलेक्शन फॉर ऑल डिसिप्लिन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो यहाँ पे दो तरीके के एग्जाम, आपके दो तरीके का परीक्षा आपको होने वाले हैं। पहला तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम ऐसे लिख देता हूँ OE प्लस PI पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू अगर दोनों में पास होते हो तब जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है, ये चीजें। अब यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ना, यदि आप डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे प्रोफेशनल स्किल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको 150 मिनट का एग्जाम होगा, जिसमें से 200 क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 आएंगे, और 250 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम्स होगा। मतलब कि 2.5 घंटा में 200 क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद 250 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ दे दिया गया, जैसे कि रीजनिंग के लिए यहाँ पे रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, उसके साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज भी आएगा। और उसके बाद एडिशनल जो आपके पास, जैसे कि आपने लीगल के लिए फॉर्म फिल करा है, या तो आपने अकाउंटेंट के लिए फॉर्म फिल करा है, या तो आपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए फॉर्म फिल करा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यदि आप यहाँ पे जर्नलिस्ट के लिए फॉर्म फिल करते हो, जैसे कि यदि आप BA से फॉर्म फिल कर रहे हो, या तो आप BSc से फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है। तो ये सिलेबस जो है कॉमन होगा सभी के लिए, क्योंकि आपके पास कोई प्रोफेशनल स्किल्स, प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। तो आपका जो यहाँ पे कॉमन जो सभी के लिए होता है, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज,
ये कॉमन सब्जेक्ट आपके लिए होंगे, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें दिया गया है कि दिया गया है, जैसे कि आपके पास ये इंग्लिश का है, तो इंग्लिश में कौन कौन सारी चीजें आएंगी और सारी डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे आएंगे, वो सारी चीजें दिए गए हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम सेंटर के बारे में दिया है। तो एग्जाम सेंटर का मतलब कि एग्जाम सेंटर यहाँ पे साफ शब्दों में कर दिया गया है कि competitive online written exam will be held at a specific center in India. The candidate may choose any one of the center mentioned in Accenture. मतलब कि जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप जिस सिटी में एग्जाम देना चाह रहे हो ना, तो उस सिटी में वहां पे आप सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करके आपको उसी सिटी में एग्जाम देने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप कौन सी सिटी सिलेक्ट करना चाह रहे हो। आप अपने घर के नियर में सिटी में सिलेक्ट करना चाह रहे हो, या तो घर की काफी दूर दूसरे स्टेट में सिलेक्ट करना चाह रहे हो, तो आप जिस सिटी में सिलेक्ट करोगे ना, जिस स्टेट में सिलेक्ट करोगे एग्जाम सेंटर, उसी स्टेट में आपका यहाँ पे एग्जाम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डाउनलोड कॉल लेटर, जब आपके एग्जाम होगा ना, उसके पहले कॉल लेटर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे दे दिया गया है। ये तो सारी चीजें जो है कॉल लेटर में लिखा रहेगा, और उसके साथ साथ आपको क्या क्या चीजें वहाँ पे एग्जाम सेंटर में लेके जाना है, सारी चीजें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी गई है, तो आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। उसके बाद जैसे इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में एक चीज मेन चीज है कि जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन पास कर लेते हो ना, तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू में यहाँ पे देखो 3 times द वैकेंसीज, ठीक है, 3 times ऑफ वैकेंसीज, मतलब कि मतलब कि एक अगर सीट है तो उसके लिए 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट कितना है, 200 से अगर 3 से गुना करें तो कितना हो जाता है, 600। तो 600 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई करके 600 स्टूडेंट को वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। तो अगर आपने आधार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो आपका जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा, जैसे कि फिंगरप्रिंट लेकर के आप वेरीफाई करेंगे, या तो रेटिना से वेरीफाई करते हैं ना, आंखों में ऐसे लगाते हैं, तो वो वेरीफाई करेंगे कि आप ही ओरिजिनल कैंडिडेट हो कि नहीं, ये सारी चीजें। उसके साथ साथ यहाँ पे एग्रीमेंट बॉन्ड है, देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट, सारे कंपनियां एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करती है। ये एग्रीमेंट बॉन्ड होता है, ये है कि जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो ना, तो वहां पे बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। गारंटी बोर्ड है, ये है गारंटी बोर्ड, लेकिन इसे एग्रीमेंट बोर्ड कहते हैं। तो आपको जो है एक एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करना पड़ता है। ये एग्रीमेंट बॉन्ड जो है ना, किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको वहां पे काम करने को मजबूर करता है। मतलब कि आप यहाँ पे लिखा रहेगा 3 या 4 ईयर तक आप वहां पे काम करेंगे। अगर आप उसके पहले काम छोड़कर जाते हो, तो आपको कुछ रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, जो आपको ट्रेनिंग पे खर्च हुआ है, उस अमाउंट को पेमेंट करके आप जा सकते हो। तो यही दिया गया, यहाँ पे लिखा गया द फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर इंक्लूडिंग प्रोबेटरी पीरियड, मतलब कि 5 साल तक आपको काम करना पड़ेगा। 5 ईयर तक जब आप ज्वाइन करते हो इसमें, तो 5 साल तक आपको काम करना पड़ेगा। अगर 5 साल के पहले आप जाना चाहते हो, तो यहाँ पे लिखा गया कि 35,000 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो आपके ट्रेनिंग के ऊपर खर्च हुआ है। तो अगर आप 35,000 रुपया पेमेंट कर देते हो, तो आराम से कंपनी को लीव करके दूसरे जगह जा सकते हो, ठीक है। और अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे कि सैलरी की बात करें, तो सैलरी बेसिकली जो है ना, यहाँ पे 88,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल जाएगी। 88,000 पर मंथ सैलरी, ये आपको मतलब कि नॉर्मल सैलरी नहीं होती। कोई अगर आप किसी भी कंपनी जाओगे ना, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी में, तो 60-70 के आसपास जो है पेमेंट प्रोवाइड करवाता है। लेकिन ये कंपनी जो है 88,000 रुपया पर मंथ आपको प्रोवाइड करवाएगा, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे स्टैंडर्ड पे लेके जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सर्विस कंडीशन जो है, ये जो सर्विस कंडीशन मतलब कि आपको अपने अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट में भेज दिया जाएगा वहाँ पे काम करने के लिए। तो आप वहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे ये जगह जाना, वो जगह जाना। वो उस कंपनी के अकॉर्डिंग है कि आपको कहाँ भेजता है, ठीक है। आई होप दोस्तों। और एक चीज और है कि यहाँ पे डिफरेंट स्टेट दे दिए गए, डिफरेंट स्टेट में कौन कौन सा जगह में आप जाकर एग्जाम दे सकते हो, यहाँ पे सारी चीज दिया गया है। जैसे कि यदि आप अंडमान निकोबार से हो, तो पोर्ट ब्लेयर में जाकर एग्जाम दे सकते हो। आंध्र प्रदेश में डिफरेंट लोकेशन पे जाकर एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।